डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम अपना सिलेबस कर रहे हैं 12th क्लास का और अभी हम अपने 4th चैप्टर में हैं। 4th चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये हम कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा है और इसके साथ साथ हमने आसियान कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है चाइना। अब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना किस तरह से अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर देखा जा रहा है वर्ल्ड में, व्हेन वी कंपेयर इट विद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अभी हम इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें चाइना के बारे में थोड़ा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जाननी है। तो चाइना, एज यू ऑल नो, चाइना इज ऑल्सो नोन एज पीआरसी। पीआरसी का मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। सो चाइना हैज ए ब्रीफ हिस्ट्री। इट हैज बीन अंडर डायनेस्टिक रूल। इसमें राजशाही का शासन रहा है, जैसे कि इंडिया में रहा है राजशाही का शासन, वैसे ही चाइना के अंदर भी डायनेस्टिक रूल रहा है। और चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो हमारी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसी की तरह काफ़ी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। यानी वर्ल्ड की जो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उनमें से एक है चाइनीज सिविलाइजेशन। बाकी 3 आप जैसा कि जानते हो, मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, इंडस वैली है, देन चाइनीज। तो जैसा हमने अभी आपको बताया है कि चाइना जो है वो राजशाही रहा है, उसमें डायनेस्टिक शासन रहा है। और ऐसा माना जाता है कि सन 2020 से, आप देख सकते हो बोर्ड पर, 2070 इनफैक्ट 2070 BCE से स्टार्ट हुआ है इसमें डायनेस्टिक रूल। सबसे पहले इसके अंदर जिया डायनेस्टी आई है, जीना के बाद फिर जिया डायनेस्टी के बाद शैंग डायनेस्टी, देन झाओ डायनेस्टी, क्विन डायनेस्टी, हान डायनेस्टी और फाइनली एंड में जो है वो क्विन डायनेस्टी आई थी, जो सबसे लास्ट में इसमें रही। तो ये मैंने कुछ डायनेस्टीज इसमें लिखी हैं। जरूरी नहीं है कि इनका जो क्रम है, सीरियल है, वो एज इट इज हो, इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर भी हो सकता है। बस केवल आपको ये बताना मकसद था कि भाई इसकी जो शासन काल रहा है चाइना में, वो इंडिया की तरह ज्यादातर समय, लॉन्ग टाइम में क्या रहा है, एक डायनेस्टिक रूल रहा है, यानी कि राजवंश का शासन रहा है। तो लास्ट में जैसे हमने बताया क्विन डायनेस्टी रही है। क्विन डायनेस्टी 1912 में जो है इसको खत्म किया गया, इसको रिमूव किया गया। तो वो कैसे, वो हम अभी ब्लैक बोर्ड पर आपको देखेंगे, समझाएंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। क्विन डायनेस्टी बिल्कुल लास्ट में नहीं है क्विन डायनेस्टी। और क्विन डायनेस्टी को 1911 के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको जिनहाई रिवॉल्यूशन कहते हैं। जिनहाई रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन के द्वारा ये क्विन जो डायनेस्टी है जिसका मैंने बताया आपको, उसको खत्म किया गया। यानी क्विन डायनेस्टी को, इस रूल को, इसके को फिनिश कर दिया गया। ठीक है। और इसकी जगह किसकी स्थापना हुई? रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। रिपब्लिक ऑफ चाइना ये अस्तित्व में आया। रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये 1912 में आया। तो ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, इसको बनाने के पीछे 2 फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो एक पार्टी बनी थी चाइना में जो रिपब्लिक की स्थापना करना चाहती थी, रिपब्लिक की स्थापना करना चाहती थी। उस पार्टी का नाम है कुओमिंतांग, जिसको KMT कहते हैं। कुओमिंतांग, KMT। तो KMT ने विद द हेल्प ऑफ कुछ आर्मी थी जो क्विन डायनेस्टी की, उसमें रिवोल्यूशनरीज हो गए थे, रेबल्स हो गए थे, उनकी हेल्प से, जिसको हम बेयांग आर्मी कहते हैं। तो बेयांग आर्मी पर्सनल्स की मदद से, और इसने, कुओमिंतांग ने, जिसके लीडर थे सन्यात सेन, इसके लीडर थे सन्यात सेन, इनके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। तो इन्होंने बेयांग आर्मी की मदद से इसको अपदस्थ कर दिया, इस क्विन डायनेस्टी को खत्म कर दिया और इसके अंदर जो है रिपब्लिक की स्थापना हुई, रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। ठीक है। उसके बाद फिर इसका थोड़ा ब्रीफ पीरियड ऐसा रहा कि सुनियात सेन ने, जैसा कि पहले शर्त थी उसकी, रेवोल्यूशन की शर्त थी कि भाई वो जो बेयांग आर्मी के जो लीडर थे, ठीक है, युआंग शिकाई कहते हैं उनको, युआंग शिकाई को वो प्रेसिडेंटशिप दे देंगे। तो ऐसा करते हुए उन्होंने प्रेसिडेंटशिप उनको दे दी। उसके बाद युआंग शिकाई जो है वो तानाशाह हो गए, डिक्टेटर हो गए, और उन्होंने कुछ समय के लिए एज एम्परर अपने आप को घोषित कर दिया, रूल किया चाइना के अंडर। फाइनली उनकी डेथ होती है 1916 में। 1916 में डेथ के बाद युआंग की, उसके बाद फिर बाद का जो पीरियड है वो काफी ऐसा रहा, उथल पुथल का दौर रहा। उसमें बहुत सारे आर्मी लीडर्स जो है वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए और उसको वार लॉर्डिज्म एक टर्म आती है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको,
कि वारलॉर्डिज्म का जो है एक एरा जो है चला था। ठीक है, वारलॉर्डिज्म उसको कहते हैं, वारलॉर्डिज्म। ठीक है, ये एरा रहा था वारलॉर्डिज्म का। ठीक है, ये लगभग 1916 से और 1926 तक ये चला। ठीक है, इसके बाद 1926 के बाद जब लीडरशिप 1926 में कुओमिंतांग की किसके हाथ आई थी, चियांग काई शेक के हाथ आई थी, चियांग काई शेक। चियांग काई शेक जो है वो कुओमिंतांग, जिसको हम नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं चाइना की, उसके जब वो लीडर बन गए तो उन्होंने कम्युनिस्ट की हेल्प से इस आर्मी के जो शासन था, ये जो वारलॉर्डिज्म था, इसको समाप्त किया, इनके खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। फिर 1928 के अंदर फिर से रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। यानी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना एक बार 12 में बना था, वो 1928 में फिर से बन गया। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होने के बाद जब चियांग काई शेक उसके प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके जो सहयोगी थे, यानी जो कम्युनिस्ट थे, उनका उन्होंने दमन शुरू कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर जो है उनका नरसंहार शुरू कर दिया। तो बाद का जो पीरियड है वो एक सिविल वार का पीरियड कहा जाता है, यानी 1928 से लेकर के और 1949 का जो पीरियड है चाइना में, उसको सिविल वार का पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट, जिसको कहते हैं चियांग काई शेक की जो पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी, उनके बीच में सिविल वार हुआ। और फाइनली जो है इसमें जो विक्टोरियस रहे, जो विजेता बने, वो थे कम्युनिस्ट। हमारे कम्युनिस्ट जो है वो विजेता बन के उभरे। और किसकी लीडरशिप में, माओ जेडोंग की लीडरशिप में, जिसको हम माओ त्से-तुंग के नाम से जानते हैं। तो माओ ने फाइनली जो है वो नींव रखी, जिसको हम मॉडर्न चाइना आज कहते हैं। मॉडर्न चाइना की जो नींव है, उसकी आधारशिला रखने का जो श्रेय है वो जाता है माओ जेडोंग को। ठीक है, तो माओ ने चाइना को इस्टेब्लिश किया 1 अक्टूबर 110 और 1949 को। ठीक है, ये आधारशिला रखी किसकी, पीआरसी की। पीआरसी जिसकी फुल फॉर्म है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो इसको 1 अक्टूबर जो है वो आज भी चाइना के अंदर नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो चाइना माओ के रूल के अंदर आ गया। माओ, जैसा कि आप जानते हो, कम्युनिस्ट थे, तो यानी कि वो मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी जो विचारधारा है समाजवाद की, उससे प्रेरित थे। और उन्होंने उसी तरह की इकोनॉमी जो है वो चाइना के अंदर स्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो अभी नेक्स्ट जो हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं वो यही कि माओ के अंदर जो इकोनॉमी थी चाइना की, वो किस तरह की थी, उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए चाइना को डेवलप करने के लिए। तो ये हम अगले पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। हम कह सकते हैं, एक टॉपिक यहाँ पर अभी छोटा सा बना रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी अंडर माओ। माओ के अंडर कैसा रहा ये चाइनीज की इकोनॉमी। तो इसमें कुछ स्टेप्स का हम जिक्र करने वाले हैं। क्या स्टेप, जैसे नंबर 1, किस तरह की इकोनॉमी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ये इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट थी, सेल्फ रिलायंट थी। ठीक है, और फ्री फ्रॉम किससे फ्री थी ये, फॉरेन कंट्रोल। विदेशी कोई इसमें दखल नहीं था, फॉरेन कंट्रोल से ये फ्री थी। ठीक है, यानी कोई बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बाहर की कोई दखलंदाजी नहीं, ना कोई डिप्लोमेटिक टाइज ज्यादा कंट्रीज के साथ। तो अपना खुद का इन्होंने विकास किया, मतलब ये इस तरह की इकोनॉमी इन्होंने डेवलप की। तो उसके लिए क्या करना पड़ा कि इन्होंने दोनों क्षेत्रों पे जोर दिया। एक तो इन्होंने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने किया। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि का, सामूहिक कृषि का इन्होंने शुरुआत की, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड सेकंड, अगला जो पॉइंट है वो है कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उद्योगों का तेजी से विकास किया गया। ठीक है, तो उद्योगों का जो विकास हो रहा था, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो वो रिसोर्सेज उन्हें कहाँ से मिले, वो रिसोर्सेज उनको एग्रीकल्चर से ही मिले। तो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज को जो है वो लगाया गया इंडस्ट्रीज में। और ना केवल एग्रीकल्चर, बाकी जो भी रिसोर्सेज थे चाइना में, चाइना एक रिसोर्सफुल कंट्री है, पहले से ही रहा है। जैसे उसमें एग्रीकल्चर के अलावा ऑयल है, और उसमें नेचुरल गैस है, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज चाइना के अंदर, तो सारे रिसोर्सेज चाहे उनको सेल करके या जैसे मर्जी, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था उसको बाहर सेल करने के बाद जो भी उससे मिलता था, इनकम मिलता था,
चाइनीज गवर्नमेंट उसको उद्योग में लगा देती, इंडस्ट्रीज में लगा देती, और इस तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करने का प्रयास किया। और एक और जो इसमें पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं वो ये कि उन्होंने सभी के लिए सोशल सिक्योरिटी रखी, सोशल सिक्योरिटी टू ऑल, ठीक है, जो कि एक बुनियादी सिद्धांत है सोशलिज्म का, समाजवाद का। सभी को सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में क्या चीज है, जैसे कि अभी सभी जानते हो आप कि सोशल सिक्योरिटीज का मतलब है कि उन्होंने जो एजुकेशन है उसको सभी तक पहुंचाया, एजुकेशन की पहुंच बनाई मासेस तक, सभी जनता तक, और जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो सबको उन्होंने दी, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट में लगाया उनको। तो इस तरह से जो है वो सोशल सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करी। फिर इसमें अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हम बनाने वाले हैं वो ये कि उन्होंने इसके बाद एग्रीकल्चर के लिए, जैसे मैंने बताया था कि भी एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन कर दिया था, सामूहिक कृषि की शुरुआत करी गई थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि कोटा सिस्टम करा था एग्रीकल्चर में, कोटा सिस्टम किया था। कोटा सिस्टम का मतलब ये है कि फार्मर्स को एक कोटा दिया गया कि भाई इस कोटे के अंतर्गत आपको जो है प्रोड्यूस करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने हैं, और वो आपको जो है एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस है, जो भी फसल है, वो आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करनी है। तो एक कोटा सिस्टम फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोटा सिस्टम पूरा नहीं हो रहा था तो गवर्नमेंट उनको रेप्रीमेंट करती थी, स्टेट रेप्रीमेंटेशन उनको झेलना पड़ता था। और अगर सरप्लस वैल्यू है तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था, मतलब नो इंसेंटिव फॉर सरप्लस। तो एक कोटा सिस्टम था। इसका बाद में फिर खामियाजा इसको भुगतना पड़ा, ये सारी चीज को। तो कोटा सिस्टम के द्वारा जो उन्होंने फसल की प्रोड्यूस को शुरू किया। टेक्नोलॉजी बहुत कम थी चाइना के पास स्टार्टिंग में, उसके हालात कोई भारत से कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे उस समय। तो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की जो हेल्प ली थी उन्होंने उद्योग अपने एस्टैब्लिश करने में, वो रशिया की मदद से करी थी। तो पहले रशिया की हेल्प ली, उसके बाद क्या किया कि उसकी टेक्नोलॉजी को अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ढाला, कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा उनसे देखा देखी, उसी तरह की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ विकसित की और अपने इंडस्ट्रीज को खड़ा किया। तो ये कोटा सिस्टम हो गया। अगला जो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट कहते हैं। ग्रेट लीप का मतलब होता है जंप, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस मूवमेंट का शुरू करने का लक्ष्य क्या था? इस मूवमेंट को शुरू करने का लक्ष्य यही था कि भाई आप एग्रीकल्चर को इस तरह से मोड़ दो इंडस्ट्रीज की तरफ, और दोनों को एक साथ एक पेस पे इनका जो है विकास करो, और किसानों पर दबाव बनाया गया इसका। और हुआ ये इससे कि इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज की पूर्ति जो है वो एग्रीकल्चर से नहीं हो पाई, और जो फार्मर्स थे उनको डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने को कहा गया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज। और उससे क्या हुआ, खाद्यान्न संकट एक पैदा हो गया। और 1958 से 1958 से और 62 के बीच में जो है वहां पर एक फैमाइन चाइना के अंदर पड़ा, अकाल पड़ा, ठीक है। तो ये एक फेलियर था, एक मूवमेंट का पूरी तरह से फेलियर था। इसके बाद क्या हुआ कि माओ के विरोधी यानी कि उसके अपोजिशन करने वाले उसी की पार्टी के अंदर पैदा हो गए, उन्होंने उसको थोड़ा साइड लाइन कर दिया माओ को। बाद में जब माओ को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने एक और मूवमेंट खड़ा किया जिसको हम कल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं। तो कल्चर रेवोल्यूशन के जरिए क्या किया उन्होंने, अपने जो विरोधी थे उनको ठिकाने लगाया, उनको जो है जेलों में डालना या उनको एक तरह से फिनिश करना, इस तरह से उन्होंने किया, ऐसा बताते हैं। तो ये कल्चर रेवोल्यूशन के जरिए फिर से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो ये इकोनॉमी थी माओ के अंदर, लेकिन इस इकोनॉमी में कुछ खामियां थी, हम कह सकते हैं कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स थी, और वो शॉर्टकमिंग्स के कारण ही चाइना को जो है रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना पड़ा। वो शॉर्टकमिंग्स क्या थी वो हम अभी लिखने वाले हैं कि क्या शॉर्टकमिंग्स थी इसकी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हाँ, शॉर्टकमिंग्स हम कह सकते हैं या इम्पेडिमेंट्स कह सकते हैं हम इसको, इम्पेडिमेंट्स इन डेवलपमेंट में कौन कौन से इम्पेडिमेंट्स थे, एंड वाई रिफॉर्म्स नीडेड, रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, वाई रिफॉर्म्स नीडेड, ठीक है। तो इसमें हम रीजन ले सकते हैं कि इसमें कोई कोटा सिस्टम था तो नो इंसेंटिव था, नो इंसेंटिव फॉर सरप्लस वैल्यू के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। आप कितना भी अधिक प्रोड्यूस कर दो आपको कुछ उससे मिलना जुलना नहीं है। सेकंड पॉइंट जो इसमें लिख सकते हैं वो ये कि इससे जो अर्बन आपकी जो लेबर थी, अर्बन पॉपुलेशन जो थी, अर्बन लेबरर्स, लो वेजेस, दे वर केप्ट एट लो वेजेस। तो इससे उनमें असंतोष बन रहा था कि उनके पगार जो है काफी समय से
बढ़ी नहीं थी, उनको लो वेजेस रखा गया था। एक इनका एक हुकोउ सिस्टम कहते हैं, हुकोउ सिस्टम एक चाइना के अंदर चल रहा था उस वक्त। इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, रूरल पॉपुलेशन अपना रजिस्ट्रेशन कराती थी, और अगर वो रजिस्ट्रेशन कराती थी तभी उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते थे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे या अपना स्थान छोड़ करके शहर में आ जाते थे तो उनसे वो कार्ड मांगा जाता था कि रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आप कहाँ कर रहते हो। तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे तो उनको कोई सोशल सिक्योरिटीज की फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी। एक तरफ तो रूरल पॉपुलेशन में गरीबी बढ़ रही थी क्योंकि उनको कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, तो शहर की तरफ वो पलायन कर रहे थे, और जब पलायन कर रहे थे तो उनके पास, क्योंकि हुकोउ सिस्टम के अंतर्गत कोई उनके पास कोई कार्ड नहीं होता था, तो इस वजह से उनको एक तरह से लेबर के तौर पर वो इस्तेमाल हो रहे थे इन इंडस्ट्रीज के अंदर। हालांकि इंडस्ट्रीज को ये उन्होंने दायित्व दे रखा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी माओ गवर्नमेंट ने कि भाई वो लेबरर्स के जो बाकी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह का। लेकिन क्या है, बाद में जब वो इंडेप्टनेस बढ़ गई उनकी इंडस्ट्रीज की तो उन्होंने उससे हाथ खड़े कर दिया, मतलब दे वर नॉट कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग देयर लेबर फोर्स। तो ये हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें कमियां थी। एक और इसमें हम पॉइंट जो है वो बना सकते हैं कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी वो बहुत बड़ा कारण था। ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चाइना की पॉपुलेशन लगातार 2-3% की डिग्री 2-3% के उससे अनुपात से रेशियो से बढ़ रही थी, तो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तो उससे क्या है कि जो भी आउटपुट हो रहा था इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का, वो उनको सस्टेन करने के लिए भी काफ़ी नहीं था। तो ये इन्होंने बहुत बड़े जो है दबाव के तौर पर काम किया, और कह सकते हैं कि इससे फोर्स हो गया, मतलब कि इससे जो चाइना के लीडर्स थे वो मजबूर हो गए कि वो उस रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की, तो रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े। और क्या उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की वो आगे आने वाले 1-2 पॉइंट्स में हम जो क्लियर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो ज़्यादा नहीं रखे चाइना ने ज़्यादा कंट्रीज के साथ। थोड़ा बहुत टाइज एशियन कंट्रीज में थे, जैसे जापानीज के वगैरह के साथ, या अदरवाइज आपके रसिया के साथ थे। तो 1972 के अंदर चाइना ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो किसके साथ सेटअप किए? डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूएसए के साथ जो अपने रिलेशंस की शुरुआत की 1972 में। 1973 के अंदर चाइनीज प्रीमियर थे, जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जोउ एन लाई। इन्होंने प्रस्ताव रखा मॉडर्नाइजेशन का। मॉडर्नाइजेशन किस चीज की? 4 फील्ड्स में मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने कहा था कि हमें आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है। किस चीज का करना है मॉडर्नाइजेशन? हमें एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना है, एग्रीकल्चर, ठीक है। हमें इसमें जो है इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन करना है, इंडस्ट्रीज। साइंस एंड टेक का मॉडर्नाइजेशन करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका मॉडर्नाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी। एंड अपनी सर्विसेज का मॉडर्नाइजेशन करना है, सर्विसेज का भी मॉडर्नाइजेशन करना है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आप खासतौर से याद रखेंगे। पूछ लेते हैं कि भाई जोउ एन लाई ने जो है किन किन चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन करने का, आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव रखा। तो ये 4 सेक्टर्स हैं जिनके आधुनिकीकरण की जो है शुरुआत जो है उन्होंने जोउ एन लाई ने की, ठीक है। तो अभी हम जो है अभी नेक्स्ट अपना एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। अभी तुरंत ही मैं दूसरा वीडियो बना करके आपको इसमें साथ के साथ भेजने वाला हूँ, तो आप दूसरा वीडियो भी देखिए, अभी काफ़ी इसमें बचा हुआ है। और फाइनल जो वीडियो बनेगा हमारा लास्ट वाला, उसमें हम इंडो चाइना के जो रिलेशन है उनको कवर करेंगे। तो क्या क्या रिफॉर्म्स मैयर्स जो है चाइना ने वो अपनाए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उनका क्या परिणाम हुआ, और करंट पोजीशन चाइना की क्या है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल माइट कैसी है, वो हम अपने लास्ट सेक्शन में यानी कि कवर करेंगे।